नमस्कार, डीडी यूपी पर आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि इसका मेरुदंड कही जाती है। 60% से अधिक लोग कृषि पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश का किसान खाद्यान्न उत्पादन के मामले में बेहतर है। उसके बाद भी किसान को जो लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए उनसे पिछले लंबे समय से वंचित रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद केवल उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि किसानों की आय कैसे बढ़े इसके लिए भी काम शुरू किया गया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिहाज से योजनाएं बनाई गई हैं। योजनाओं में बिचौलियों को समाप्त किया गया है। प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरह ही कदम उठाने शुरू किए हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधा, उर्वरक का उचित उपयोग, अच्छे बीजों को किसानों तक पहुंचाना, विपणन की अच्छी व्यवस्था के साथ एक बार किसानों को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, अपर निदेशक कृषि हैं, और हमारे साथ आर.के. सिंह साहब भी हैं, संयुक्त कृषि निदेशक हैं। ब्रजेश मिश्रा जी हैं जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं, जिनसे अभी बात करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने आज किसानों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया है। जो जल भराव में आपदा के कारण फसलें नष्ट हो गई थी उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। के बावजूद युद्ध स्तर पर राहत का कार्य भी प्रदेश के अंदर उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले, और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए। साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, इस कोरोना कालखंड में भी वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित। बिल्कुल। आज ब्रजेश जी, राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब ने प्रेस की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और कहा, विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है और वो अपने कदम पीछे हटाना चाहती है। ये लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार ये जो पूरे विधेयक लाई है कोई झोल है और इसको लेकर के लगातार गुमराह कर रही। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो किसानों का विषय था, पिछले 4-5 दशक में बिचौलियों ने इसको अपना अड्डा बना रखा था, और बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो इनसे लाभ पाते थे। जी। मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र के कई राजनीतिक दल हैं जिनकी आय ही किसानों की आय पर निर्भर थी, बिचौलियों के बिचौलिए की भूमिका पे ही निर्भर करती थी। इसी तरह से पंजाब में भी यही स्थिति थी। मैं बताऊं आपको, कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर जो एक नकारात्मक प्रचार तंत्र भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी है, और कुछ ऐसे भी प्रचार तंत्र हैं जो कि इन राजनीतिक दलों के नियंत्रण में भी हैं, तो वो अपनी ही बात को कहते हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कई विषयों में, चाहे वो
पहले रफाल का मुद्दा रहा हो, चाहे देश की रक्षा का मुद्दा हो, चाहे चीन के प्रतिनीति हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवाद की नीति हो, चाहे 370 पर कोई नीति हो, हम हर जगह देखते हैं कि विपक्ष एक नकारात्मक भूमिका में खड़ा है। ये बड़ा विचित्र है, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। किसानों के विषय में भी यही बात आने लगी है। कहीं न कहीं लोग ये समझने लगे हैं कि अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है, विरोध के ही क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है क्या। तो ऐसा संशय भी उत्पन्न होता है। और लगातार मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में काम हुए हैं, उनसे जो है जनमानस के बीच में एक विश्वास निर्मित हुआ है सरकार के प्रति, निश्चित रूप से निर्मित हुआ है। और मैं समझता हूं कि चाहे किसानों की उत्तर प्रदेश में बात कर लिया जाए तो चाहे उर्वरक की क्वालिटी हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे बिजली की छूट हो, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, और चाहे आप देखिए कि किसानों के बीच से बिचौलियों को हटाने वाली बात रही हो, सभी जगह पर सरकार ने जो नर्वस सिस्टम था उस पर काम किया है और किसानों के अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी, मैं चाहे जो कह रहा हो, लेकिन जो किसान है वो संतुष्ट है। कई किसानों से उत्तर प्रदेश में तो संतुष्ट है किसान। राजनीतिक लोग भले ही असंतुष्ट हो, किसानों को कोई संकट नहीं। हमारे साथ विभाग से जुड़े अधिकारी हैं जो बेहतर आपको बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे किसान उनका लाभ ले सकता है। आर.के. सिंह साहब, केंद्र सरकार ने किसानों की जो फसल बिक्री के लिए नए विकल्प दिए हैं, जी जी, इससे किसानों को क्या फायदे उपलब्ध होंगे? देखिए, इसमें जो 3 अधिनियम हमारे इसमें डिक्लेयर किए गए कृषि सुधार में, उसमें तो पहला देखिए जो अधिनियम है वो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन विधेयक 2020। जी जी। इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है उसमें यह है कि किसान जो है कानूनी बंधनों से आजाद हो गए हैं। अब वो अपनी कोई भी उत्पाद हो और उसको उत्पाद में कहीं भी किसी भी मार्केट में, मंडी में, किसी भी राज्य में उसको बेच सकते हैं। तो जो सरकार की परिकल्पना ये थी कि ओपन बाजार हो जाए और किसानों को जो तमाम तरह के शुल्क थे उससे उसकी मुक्ति मिल जाए, तो इस अधिनियम में ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई किसान जो है पुणे में कोई प्याज और लहसुन की बिक्री करता है और हमारे उत्तर प्रदेश का जैसे मैंगो है, कहीं पे अच्छी प्राइस मिल रही है, तो किसान जा करके बिना किसी लाइसेंसी जो बाधा होती थी उससे वो दूर हो गया। वैसे भी अधिकतर फसलों को तो किसान ऐसे ही बेचता था, चुनी फसलों को छोड़ दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे कि तमाम वैल्यू एडिशन वाली फसलें हैं जी, तो उसको किसान को अगर, चूंकि हमारे देश में ई मंडी सिस्टम डेवलप हो गया है तो सभी को मालूम होता है कि फला की प्राइस जिन्स की कहाँ पे ज्यादा अच्छी है, तो कई बाधाएं होती थी। तो उस बाधाओं को दूर करने के लिए ये जो अधिनियम हमारा किसान उपज व्यापार और वाणिज्य वाला है, इससे राहत मिल जाएगी। जो बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं विभाग के लोग हैं, और किसान अगर हमारी चर्चा को सुन रहे हैं तो ये समझे भी कि कैसे उनको फायदा होगा और क्या करें वो। आनंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, अपर निदेशक कृषि हैं। आनंद जी, किसानों को क्या सुविधाएं विभाग की ओर से दी जा रही हैं अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें हम? रामेन जी, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि 1 अक्टूबर से हमारे प्रदेश में रबी अभियान का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हालांकि खरीफ की फसलें अभी खेतों में होती हैं, धान की कटाई हो रही है, तो रबी के अभियान जो 1 अक्टूबर से रबी अभियान शुरू हो गया है, तो हम कृषि विभाग की ओर से और हमारे जो सहकारिता और अन्य हमारे जो अनुषंगिक विभाग हैं, इनके माध्यम से जो बीजों की व्यवस्था है स्टोर और कोऑपरेटिव सेंटरों पर, एग्रो के केंद्रों पर पहुंचाई जा रही हैं। और वो हम लोग 15 अक्टूबर तक हम लोग का लक्ष्य रहा है कि हम लोग पहुंचा दें जी। तो कमोबेश वो चीजें पहुंच चुकी हैं। किसान भाई सरसों, दलहन और तिलहन, सरसों की बुआई भी अब लगभग समाप्ति की ओर चल रही है। तो जैसे आगरा और अलीगढ़, इधर हमारे जो पश्चिम के मंडल हैं वहाँ पर तो सरसों की तो बुआई पूरी हो गई है, लेकिन अपने पूर्वांचल के अभी जिलों में अभी थोड़ा पीछे है। लेकिन उसके हमारे सारे बीज उपलब्ध हैं। प्रदेश में बीजों की कोई कमी नहीं है। अब जैसे गेहूं जो हमारे मुख्य प्रदेश की फसल है, तो इस पर हम लोग जो है बीजों पर अनुदान जो की सुविधा जो है ये किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होगी। 10 वर्ष से कम अवधि के जो बीज हैं उन पर जो है केंद्र द्वारा 2000 रुपये की और स्टेट द्वारा 600 रुपये की ये अनुदान सुविधा रहेगी, यानी 2600 की। 10 वर्ष से जो अधिक की प्रजातियां हैं उन पर 1000 रुपये केंद्र का शुल्क और 300 रुपये, यानी 1300 रुपये 10,000 से अधिक की अनुसूचित प्रजातियों पर। और
10 साल से कम वाली प्रजातियों पर 2000 और 600 रुपये यानी 2600 रुपये हम दे रहे हैं। इसी तरह जौ पर भी है 3000 और 400 रुपये यानी 3400 रुपये। 10 वर्ष से अधिक की प्रजातियों पर जो है 1500 से 200 रुपये। दलहनी फसलों पर 5000 रुपये और 2000 रुपये यानी केंद्र का 5000 रुपया और स्टेट का 2000 रुपया जो है वो अनुदान है। 10 वर्ष से अधिक प्रजातियों पर 2500 और 1000 रुपये यानी 3500 रुपये इस पर अनुदान है। तिलहनी फसलों पर रबी में बहुत अच्छा अनुदान है। ये 4000 रुपये अनुदान केंद्र सरकार द्वारा है और 1500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यानी कि 5500 रुपये प्रति कुंटल की दर से अनुदान दे रहे हैं। बीजों की कोई कमी नहीं है और दूसरी चीज है उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं भरपूर उर्वरक मिलेगा, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता अनुसार हमारे समस्त केंद्रों पर निजी क्षेत्रों में, कोऑपरेटिव में और अन्य जो हमारे एजेंसीज हैं वहां पर आपको पर्याप्त उर्वरक मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहें। स्टेट गवर्नमेंट ने यूरिया के लिए अतिरिक्त भी व्यवस्था जो है सुनिश्चित कराई हुई है, तो रबी में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। ये चर्चा हमने इसलिए स्टेट के जो अधिकारी हैं इनको बुलाया है कि आप लोग समझें कि जो लोग कह रहे हैं सरकार के पक्ष विपक्ष में खड़े कि नहीं साहब सरकार तो पल्ला झाड़ रही, सरकार किसानों को बेहतर देने का प्रयास कर रही, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, कि कैसे किसान स्वावलंबी बने, कैसे मजबूत बने, कैसे उसी आय की में वृद्धि हो, इसको लेकर के सरकारें काम करें। प्रदेश जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा किसान भाइयों से लिए, इसमें 2-3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें पराली प्रबंधन की बात जो है बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आप धान की फसल को काट रहे हैं और चूंकि हालांकि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, देखिए हमारी फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग व्यवस्था, इन सिटू योजना के अंतर्गत 80% अनुदान पर हमने जो है यंत्र जो है मल्चर और यानी पराली प्रबंधन से संबंधित यंत्र उपलब्ध कराए हैं। एफपीओ पर भी आपसे अगली बार बात करेंगे। ये एफपीओ और इनको ये हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, गन्ना समितियां हैं, इनको भी 80%, ग्राम पंचायतों को 80% अनुदान पर पराली प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि पराली आप खेतों में न जलाएं, उससे आपका नुकसान होगा, कृषि का नुकसान होगा, जमीन का नुकसान होगा और वातावरण प्रदूषित होगा। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आप पराली खेतों में न जलाएं। ब्रजेश जी, किसानों को मंडियों से समस्या थी या बिचौलियों और संचालन व्यवस्था से समस्या थी? देखिए, ये जो पूरा बाजार था जी, हम जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, आर्थिक उदारवाद, हम पूरे विश्व में व्यापार करने की बात करते हैं। लेकिन किसानों में आर्थिक उदारवाद आया तो विपक्ष को दिक्कत। जी जी, और आप देखिए कि बाहर की सामग्री हमारे देश में बिक रही है, विदेशी ब्रांड भी बिक रही है। हम क्यों नहीं लोकल से ग्लोबल हो सकते? हमारा किसान प्रमुखापेक्षी क्यों रहे? जब किसान अपनी कड़ी मेहनत से फसल को उगाता है तो बिचौलिए जो है उसके उत्पाद की कीमत को बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और उस जकड़न के कारण किसान आत्महत्या करता है, वो लोन ले लेता है, लोन को नहीं भर पाता है। और आप मेरा विश्वास मानिए, नया कानून बनने के पहले जो स्थिति थी, गेहूं और चावल में जितनी लागत लगती थी उससे कहीं ज्यादा किसान का खर्च होता था। केवल एक ही चीज थी कि उसको एक बार जो है, वो भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था गवर्नमेंट का, केवल उसको एक बार में पैसा मिल जाता था कि वो फिर से जो है कुछ पैसा पा जाए एक साथ। नहीं तो अगर आप लागत को जोड़ेंगे, लेबर चार्जेस को जोड़ेंगे, तो किसान हमारा नुकसान में था, कर्जदार भी हो गया था। किसानों के कर्ज को लेकर के राजनीतिक दलों ने मुद्दे भी बनाए, कुछ राज्यों में माफ भी किया, लेकिन देश की समस्या का समापन यहाँ पे नहीं होता, उसका समाधान नहीं हो रहा था। किसान को प्रत्यक्ष बाजार का लाभ मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी था। और इसको किसानों को इस जकड़न से निकालने का काम जो केंद्र की सरकार ने और अब यहाँ की राज्य सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, गरीबों के पक्ष में है और हमारा जो किसान है उसका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। बिल्कुल। एक बात अगर कहें आप तो जोड़ दूं कि आप देखिए कि छोटे छोटे जोत हो गए थे, चकबंदी चल रही है प्रदेश के अंदर, जोतों का आकार बढ़ेगा, वो भी किसान को लाभ देगा। अभी देखिए संपत्ति कार्ड देने की बात है, किसान की क्रेडिट इंप्रूव करेगी। पहले संपत्ति है लेकिन उस पर कोई लाभ नहीं ले सकते, उसका हाँ कोई मतलब नहीं था, है ना। तो ये जो लाभ सरकार ने देने का प्रयास किया है, मैं बताऊं उर्वरक में, जल संसाधन में, बिजली की उपलब्धता में, क्वालिटी आउटपुट में, और मैं समझता हूं कि
कृषि के सामग्री पर जो छूट है, यंत्रों पर जो छूट है, वो भी किसानों के लिए बहुत उत्साहवर्धन का काम करती है। बिल्कुल, तमाम योजनाएं हैं। आप लोग चूंकि सरकार जो नीतियां बनाती है उसका उद्देश्य होता है कि हमारी जनता, हमारा किसान, ये परिवार होता है। सरकार के लिए एक देश एक बड़ा परिवार है, तो परिवार खुशहाल रहेगा तभी सारी चीजें ठीक रहेंगी। आर.के. सिंह साहब, क्या नई योजनाओं से जो जिसकी बात आप कर रहे हो, 3 प्रावधानों की आप बात कर रहे थे, क्या निवेश की संभावनाएं कुछ बनेंगी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में? बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें जो हमारा अधिनियम 2 है, इसमें कृषि सशक्तिकरण और कीमत आश्वासन सेवा कर अधिनियम, इसमें कंट्रेक्चुअल फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। कंट्रेक्चुअल फार्मिंग कुछ हमारे प्रदेशों में, जैसे पंजाब में, कुछ हमारे महाराष्ट्र वगैरह में पहले से ही है। और इसमें जो है कंट्रेक्चुअल फार्मिंग में क्या ऐसा है कि कोई भी एजेंसी कंट्रैक्ट पे खेती ले सकती है, और उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जिस किसान का वो खेत होगा उसके स्वामित्व पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो कृषि यंत्र है, इनपुट है, उसमें लगता है अच्छी क्वालिटी का सीड लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, तो जिसके प्रति करार होगा दो के बीच फार्मर्स और उसके ग्रुप में, तो वो पूरा पेमेंट जो है पहले से डिसाइड हो जाएगा कि हमको इस रेट में फला प्रोड्यूस पैदा होगा, फला वैरायटी पैदा होगी। थोड़ी एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए बिस्किट है, तो बिस्किट में पर्टिकुलर प्रजाति का हमको गेहूं चाहिए जी, तो किसान और जो करार करता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट के बाद जो शर्तें निर्धारित होती है उसको पालन करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एक SDM के लेवल पे एक कमेटी बनी होती है, और उस कमेटी को डिसाइड करना होता है, और वो उसको जल्द डिसाइड भी करेगा। इसमें खास बात और ये है कि उसको ये भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर उसके जो प्रोड्यूस उसका लेगा, 3 दिन के अंदर उसके खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा। ये अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। तीसरी चीज इसमें ये कहा गया है कि जैसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि खाने पीने में दलहन है, तिलहन है, आलू प्याज है, इस अधिनियम में यही व्यवस्था की गई कि कोई भी चाहे वो FPO हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी एक ग्रुप हो, उसको होल्डिंग कर सकता है, और जब भी उसको जरूरत है लाभ की हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रोसेसिंग की भी पूरी व्यवस्था है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे पहले आपके ऊपर दबाव रहता था लाइसेंस वगैरह का या चेकिंग का, इसमें चेकिंग की व्यवस्था नहीं होगी। केवल 2 परिस्थितियों में, एक तो परिस्थितियां हो सकती है कि जैसे महामारी कोई आ जाए, तो उस केस में आपका जो स्टोर में जो सामान होगा उसको चेक हो सकता है, और या फिर कोई देश हमारे ऊपर कोई इस तरह की स्थिति हो, युद्ध वाली स्थिति हो। इन 2 परिस्थितियों के अलावा छोड़ करके हमारे पास ये जो स्टोरेज वगैरह का है, ये सब समस्या सॉल्व होगी। मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार ने 1 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्टोरेज पे इस अधिनियम के आने के बाद जो है व्यवस्था कर रही है। और मैं समझता हूं कि जगह जगह ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में जब स्टोरेज की व्यवस्था हो जाएगी, तो जो अभी हम वेयर हाउस बनेंगे, तो जो कोविड की समस्या आई थी कि एक पूरा लॉकडाउन हो गया था, कैसे तो सामान पहुंचाया बिल्कुल जाए, लोकल चीजें होंगी और लोकल व्यवस्था होगी, तो मैं समझता हूं इसमें किसानों को भी फायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। आज मुख्यमंत्री ने लगभग 3,48,511 किसानों को छठपुत्र से 113 करोड़ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर की। कभी किसानों ने सोचा नहीं होगा कि ये पैसा ऑनलाइन आएगा। जैसे तमाम योजनाओं का पैसा ऑनलाइन आ रहा, पहले लेखपाल से शुरू होता था और कहां बढ़ता था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सारी चीजें बदल गई। तो इंतजार करिए, कृषि बजट में लगातार केंद्र और स्टेट के दोनों कृषि बजट में बढ़त देखने को मिलेगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। सिंचाई योजनाओं पर जोर है, जैविक और ऑर्गेनिक पर जोर है। किसान भाई इसको जरूर समझें, कम लागत ज्यादा लाभ, ये हो सकता है, और इस पर आगे चर्चा करेंगे किसी दिन। सर, FPO क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इतनी सोसाइटीज थी, तमाम और संगठन थे, तो FPO के कॉन्सेप्ट क्या है? किसान भाइयों, मैं चीज कहना चाहूँगा, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 92% किसान हमारे लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। उनकी जोतें इतनी छोटी हो गई हैं कि बहुत आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो वो अनार्थिक जोतें। अभी जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों की जो है आय जो है इतना ज्यादा सरप्लस उत्पादन नहीं हो पाता कि वो मार्केटेबल सरप्लस हो, जीवन यापन के ही रूप में रह जाता है। तो जब संगठित होकर, जरूरत इस बात की है कि किसानों की जोतें जो है संगठित हो, और इसको करने के लिए एक मंच के रूप में FPO उभरा है। भारत सरकार ने अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 10,000
एफपीओ के गठन की घोषणा की। प्रति ब्लॉक 2 एफपीओ केंद्र सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे 5 एफपीओ तक किया। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रथम चरण के रूप में एक का निर्देश दे दिया है, एक और बनाए जाएंगे। और एक चीज और, इस समय मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, तो प्रदेश सरकार द्वारा यह भी प्रेरित किया जा रहा है कि महिलाओं का भी एक जो है एफपीओ जो है बनाया जाए, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कृषि विभाग एफपीओ बनाने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। इससे लाभ ये होगा कि किसानों की जोत जब एक जगह आएगी तो उससे व्यावसायिक उत्पादन की बात हम लोग सोच सकते हैं। एक जगह पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी हो, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, मार्केट की डिमांड और उनकी प्रोसेसिंग जब ज्यादा मात्रा में होगा उत्पादन, तो उनकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज आएंगी। और इसके अलावा देखिए, मार्केट जो है जब ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो मार्केट खुद वहां खेतों तक पहुंच जाएगा, तो किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमत मिलेगी, अच्छा लागत और लागत कम होगी और उत्पादन अधिक होगा, मार्केटिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, तो उन्हें वो सारे लाभ मिल पाएंगे जो उन्हें अकेले रहने में नहीं मिल सकता था। तो एफपीओ उनको संगठित करने का, व्यावसायिक कृषि करने का, उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन का और प्लस मार्केटिंग का भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा, जिससे उन्हें उनके उत्पादों की, मेहनत की अच्छी कीमत मिलेगी। भंडारण की व्यवस्था भी सरकार और निजी निवेशक कर रहे हैं। किसान रेल का संचालन किया जा रहा है, कई राज्यों के लिए कृषि उड़ानें चालू की गई हैं। लेकिन ब्रजेश जी, लौट के आते हैं वहीं, एक समय था जब पशुपालन किसान की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थी और उसी के माध्यम से पूरी खेती संचालित होती थी। क्या पशुपालन और मत्स्य पालन की तरफ सरकार जो बढ़ा, किसानों को लाभ होगा? देखिए, ये तीनों मिला जुला है जी, कॉम्प्लीमेंट्री है, अनुपूरक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पशुपालन में जैसे दुग्ध, पोल्ट्री फार्म्स हैं, जैसे मत्स्य पालन है, अब इस पर भी जब काम होगा तो जो किसान होता है उसके पास भूमि होती है, भूमि के अतिरिक्त जो है जो जन शक्ति है, उसका जो प्रव्रजन हुआ नगरों की ओर, उसने हमारे गांवों को निर्बल कर दिया। हमारे गांव बूढ़े हो गए, बिल्कुल, नो डाउट बूढ़े। मैं आपको बता रहा हूं, आप गांव में जाएं, बड़े बड़े मकान बंद हैं और सारी जो युवा शक्ति है वो नगरों को चली गई, शहरों को पलायन कर, बहुत कम आय पर काम कर रही है। किसानों के जोत छोटे हो गए थे, प्रव्रजन बढ़ गया था, लोगों को आय के लिए नगरों की में जाकर के शोषित होना पड़ता था। ये रुकना बहुत जरूरी था। और मैं समझता हूं कि कृषि के साथ साथ फल उत्पादन और जो अन्य है, जैसे पोल्ट्री फार्म है और पशुपालन है, मत्स्य पालन है, और इसके अलावा जो इतने सारे ये एक तरह से अनुपूरक हैं। उस अनुपूरकता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देश का समग्र विकास होता है, एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है, और उसी से हमारा जो है देश अपना स्वप्न पूरा कर सकता है। हम पूरी दुनिया को खाना खिलाने लायक हैं, लेकिन हमारी नीतियां ऐसी नहीं थी कि हम जो है उस ओर केंद्रित हो पाते। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं ब्रजेश जी। आर.के. सिंह साहब, जल्दी में आपसे पूछेंगे कि आय बढ़ाने की बात जो सरकार कर रही है, क्या ये सारे जो प्रावधान आए हैं जिसकी बात ब्रजेश जी कर रहे हैं, त्रिपाठी जी ने किया, क्या आय बढ़ जाएगी किसानों को उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे देश में कृषि का जो जीडीपी है वो लगभग 17% है, और 2014 तक हमारी सरकारों ने लगभग 8.5% खेती पे, कृषि पे इन्वेस्टमेंट करती थी, जो अब बढ़ करके लगभग 38.8% हो गया है। नेचुरल है, अगर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो उसी के हिसाब से उसका रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न होगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात जो अधिनियम में है, एक तो मार्केटिंग की बहुत व्यवस्था सॉलिड इसमें बन रही है, और एक तरह से कम्पिटिटिव मार्केट डेवलप होगा। तो जब किसानों को अच्छी पैसा मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी, तो निश्चित तौर से उनकी जो हमारा जो कंसेप्ट है कि 2022 तक आय दुगनी कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये अधिनियम जो है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और जो ढेर सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस थे उनसे जो है निजात मिलेगी। त्रिपाठी जी, जल्दी में कि आप किसानों को संतुष्ट कर देंगे कि किसान सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चिंत रहे वो? देखिए, सरकार अपनी की बहुत कृषि के विकास के लिए सरकार के मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं, और फार्मर जो है फर्स्ट है किसान सरकार के लिए। तो आप देखिए, उर्वरकों, बीजों या सोलर पंप की व्यवस्था हुई, या विपणन की व्यवस्था है, विभिन्न योजनाओं में अनुदानों की व्यवस्था है, और किसानों तक देखिए डीबीटी के माध्यम, पीएम किसान योजना, अभी सरकार जो है 2 करोड़ 15 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए
दे रही, बिल्कुल दिया गया है। तो सरकार आपके लिए बिल्कुल समर्पित है। हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा है कि सरकार किसान के द्वार, यानी जो भी योजना है वो आपको सीधे मिले। जो लोग किसानी से भाग रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृषि और किसानी से ना भागें। भारत का स्वर्णिम जो आने वाला भविष्य है वो कृषि में है, और उधर से भागे ना, गांव सूने ना करें। विजय जी आपका, आर.के. सिंह साहब आपका, त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत आभार। इतना ही समय हमारे पास था। कृषि चर्चा के लिए बड़ा समय होना चाहिए क्योंकि बड़ा विषय है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। नमस्कार, धन्यवाद।